Hello students, so we would move ahead in the lecture now. Okay, in the previous lecture we have talked about the monohybrid cross, the dihybrid cross, the acquired characters, the inherited characters, the gender determination. I hope ये सब बातें आपने अच्छे से go through कर ली है. Okay, आपने lecture देख लिया है, आपने text book को भी refer कर लिया है. तो आज आगे चलते हैं, we'll talk about some more interesting thing about the chapter. ठीक है? So now, initially मैंने evolution के बारे में आपको definition दिया था. And we termed it as slow and gradual change in the DNA. Slow and gradual change in DNA या फिर genetic material. Slow and gradual change in genetic material or the DNA is known as evolution. इसको एक और प्रॉपर फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो दैट इज एवोल्यूशन और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन भी कहा जाता है इसे. ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्यों कहा जाता है? चेंज फ्रॉम सिंपल लाइफ फॉर्म्स टू कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स. चेंज फ्रॉम सिंपल लाइफ फॉर्म्स, ठीक है, टू कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स. ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? एंड यहाँ पे सिंपल लाइफ फॉर्म में किसकी बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कॉम्प्लेक्स भी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म. सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है. इसीलिए इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज organic evolution. It is also known as organic evolution. ठीक है? So now we'll go to some more terms. जैसे मैंने वेरिएशन की बात करी थी, तो आज अपन बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की, जेनेटिक ड्रिफ्ट की, एंड वेरिएशन की बात हो चुकी है. बट अपन एक एग्जांपल लेते हैं और टेक्स्ट बुक के हिसाब से एग्जांपल लेते हैं, बीटल्स की बात करते हैं. ठीक है? सो लेट्स से देयर इज अ बुश. देयर इज अ बुश, ग्रीन कलर्ड बुश है, और इस बुश में क्या है? देयर आर फैमिलीज ऑफ बीटल. बीटल पता है ना आपको, इंसेक्ट्स आते हैं, और वो जो बीटल है दे आर red in color. The beetles are red in color. ठीक है? इंसेक्ट्स होते हैं बीटल्स, रेड कलर के इंसेक्ट्स है. अब ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस अमॉन्ग देमसेल्व्स. उनके बीच में रिप्रोडक्शन होता रहेगा, और जब भी रिप्रोडक्शन होता रहेगा तो नए बीटल की कॉलोनीज बनती जाएगी. ठीक है? अब हुआ क्या? ये जो बीटल्स थे दे आर रेड इन कलर, और वो कहां पे अवेलेबल है? दे आर फाउंड इन द बुश. ग्रीन कलर का बुश है. तो जो इनको जो हंट डाउन करता है, इनका जो प्रेडेटर्स है, क्रो के लिए विजिबिलिटी काफी क्लियर है कि बिकॉज ग्रीन कलर पे रेड कलर का बीटल है, तो वो काफी क्लियरली क्या होता है? दिख जाता है. इट इज क्लियरली विजिबल. तो क्रो क्या करते थे? इजीली इनको हंट करते थे, इजीली इनको खा जाते थे. ठीक है? अब हुआ क्या? ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बीटल्स में रेड बीटल कलर की मैं बात करता हूं, जो रेड बीटल कॉलोनी थी, ठीक है, उनमें क्या हुआ? दे अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दे अंडरगो sexual reproduction and they result into एक चेंज आया जेनेटिक मटेरियल में इनके. ओके, एक वेरिएशन आया, और वो वेरिएशन की वजह से क्या हुआ? रेड बीटल जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो रेड बीटल का ही फॉर्मेशन होगा. तो
रेड बीटल का तो फॉर्मेशन हुआ, बट सम ग्रीन बीटल का भी फॉर्मेशन हुआ। रेड बीटल का तो फॉर्मेशन हुआ ही, बट साथ में किसका फॉर्मेशन हुआ, थोड़े बहुत ग्रीन बीटल्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस इज नोन एज वेरिएशन, चेंज आया, वेरिएशन इन द जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने आपको बताया था क्रॉसिंग ओवर होता है जिसकी वजह से वेरिएशन होता है, तो वेरिएशन हुआ और किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, दो टाइप्स के बीटल्स का फॉर्मेशन हुआ, एक रेड कलर थे और एक ग्रीन कलर थे। तो अब क्या हुआ, यहां पे अपन ग्रीन कलर के बीटल्स भी बनाते हैं, तो सम ऑफ द ग्रीन कलर बीटल्स थे पहले। ठीक है, तो अब क्या हुआ, रेड बुश के अंदर रेड कलर के बीटल्स भी अवेलेबल है, ग्रीन कलर के बीटल्स भी अवेलेबल है। अब अगर मैं क्रो की बात करता हूं तो क्रो को कौन से बीटल्स ज्यादा विजिबल है, ग्रीन पे ग्रीन वाले बीटल्स या ग्रीन पे रेड वाले बीटल्स? सो ग्रीन पे रेड वाले बीटल्स ज्यादा विजिबल है। तो क्रो क्या करने लगा, क्रो पहले भी रेड बीटल्स को खा ही रहा था, बट अभी भी रेड बीटल्स को ही खाएगा, ग्रीन बीटल्स को नहीं खाएगा, बिकॉज द ग्रीन बीटल्स आर नॉट विजिबल इन द ग्रीन बुश। ठीक है, तो मैं लिखूंगा क्रो feeds on red beetle and number of red beetle increases. Number of red beetle increases. I'm sorry, not increases. Number of red beetle decreases because the crow is hunting them down. ठीक है, अब क्रो को ग्रीन बीटल्स तो दिखेंगे नहीं, तो इसलिए क्या होगा, ग्रीन बीटल्स का नंबर बढ़ने लगेगा, क्योंकि ग्रीन बीटल्स भी तो रिप्रोड्यूस करेंगे। सो नंबर ऑफ green beetle increases and later on replaces red beetle colonies। तो अब क्या होगा, क्रो फीड करता जाएगा रेड बीटल्स के ऊपर, क्योंकि क्रो को रेड बीटल्स इजीली दिख जाएगी, ग्रीन वाले नहीं दिखेंगे, तो धीरे धीरे रेड बीटल्स की कॉलोनी क्या हो जाएगी, the colony of the red beetle is going to decrease, the colony of the red beetle is going to decrease, और किसका नंबर बढ़ जाएगा, ग्रीन वाले बीटल्स का नंबर बढ़ता जाएगा, क्योंकि क्रो तो उसके ऊपर फीड कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ग्रीन वाले बीटल्स तो क्या हो जाएंगे, ग्रीन बुश में मैच हो जाएंगे, छुप जाएंगे, तो विजिबिलिटी उनकी कम रहेगी, तो क्रो उनको हंट डाउन नहीं कर पाएगा। मतलब जिस बुश में पहले रेड बीटल की कॉलोनीज थी, अभी उस बुश में आपको कौन सी कॉलोनीज दिखेगी, देयर इज ओनली ग्रीन बीटल कॉलोनीज। ठीक है, बिकॉज एक वेरिएशन आ गया, और वेरिएशन की वजह से क्या हुआ, जो रेड बीटल थे ओके उनके साथ ग्रीन बीटल का भी फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, एंड धीरे धीरे क्या हुआ, द ग्रीन बीटल्स टुक ओवर द पॉपुलेशन, द ग्रीन बीटल्स took over the population। ठीक है, यहां पे जो क्रो है, अगर मैं क्रो की बात कर रहा हूं तो क्रो किसका काम कर रहा है, क्रो इज वर्किंग एज अ नेचुरल सिलेक्टर। यहां पे नेचुरल सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन कैसे हुआ कि क्रो ने रेड वाले बीटल्स को खा लिया, तो बचे कौन, ग्रीन बचे। सो क्रो इज अ नेचुरल सिलेक्टर, जिसने क्या किया, रेड वाले बीटल्स को कंज्यूम कर लिया, जिसकी वजह से बचे कौन, सिर्फ ग्रीन बीटल्स। ठीक है, समझ में आया।
So this was the example of variation as well as the natural selection. मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये जो कैरेक्टर था ग्रीन कलर का, उसको नेचर ने सरवाइव करने में हेल्प किया, बिकॉज ग्रीन बीटल का कलर ग्रीन बुश के साथ मैच हो रहा था, रेड का नहीं हो रहा था, ठीक है। इसलिए ग्रीन वाले बीटल्स क्या हो गए, सरवाइव हो गए, और रेड वाले बीटल्स क्या हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। सिंपल एंड इजी, ठीक है। नाउ एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं। यहां पे मैंने नेचुरल सिलेक्शन की बात करी, यहां पे नेचर ने किसको सिलेक्ट किया, ग्रीन को सिलेक्ट कर लिया। अभी एक दूसरी बात करते हैं, रेड बीटल्स ने रिप्रोड्यूस किया और यहां पे भी वेरिएशन हुआ, बट यहां पे रेड बीटल के साथ साथ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लू बीटल्स, ओके। दूसरी वैरायटी जो बनी दैट इज ब्लू बीटल्स। एक जो फर्स्ट वाला सिनेरियो था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इसलिए मैं ग्रीन वाले बीटल्स को यहां से रब कर देता हूं। खाली रेड को रखते हैं। ठीक है। सो सेकेंड केस, रेड बीटल्स अवेलेबल थे, अब क्या हो गया, वेरिएशन आया, और इस वेरिएशन में एक नया कलर आया बीटल्स के अंदर, दैट इज ब्लू कलर, ठीक है, दैट इज ब्लू कलर। तो ब्लू कलर वाले बीटल्स भी विजिबल है क्रो के लिए, तो ग्रीन के ऊपर, और रेड वाले भी विजिबल है। मतलब ये जो वेरिएशन आया बीटल की फैमिली में, बीटल की कॉलोनी में, इस वेरिएशन से बीटल को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। फर्स्ट वाला जो आप केस देख रहे थे जहां पे आपको ग्रीन बीटल्स दिख रहे थे, तो वहां पे तो बेनिफिट था कि ग्रीन कलर जो था बीटल का वो मैच हो रहा था बुश के साथ, बट यानी कि इसमें द ब्लू कलर इज नॉट मैचिंग विद द बुश। मतलब द क्रोज आर इजीली एबल टू feeds on red beetle as well as it feeds on red beetles and blue beetles, ठीक है, दोनों के ऊपर फीड कर रहे हैं। मतलब यहां पे वेरिएशन is not beneficial। यहां पे वेरिएशन के जिसको बेनिफिट नहीं हो रहा है, बट ऑब्वियसली फर्स्ट वाले केस में बेनिफिट हो रहा था, याले केस में देयर इज नो बेनिफिट ड्यू टू वेरिएशन, ठीक है। अब लेट्स से यहां पे एक एलिफेंट आ गया, एलिफेंट वहां से पास हो रहा था, और उसने गलती से क्या किया, उसने ये बुश के ऊपर पांव रख दिया। द एलिफेंट स्टेप्ड ऑन द बुश, और उसने जिस बुश के ऊपर पांव रखा उस बुश में सबसे ज्यादा एक्सीडेंटली, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी कॉलोनी थी, लेट्स से देयर वाज कॉलोनी ऑफ रेड बीटल्स, देयर वाज कॉलोनी ऑफ रेड बीटल्स, ठीक है। ब्लू बीटल्स का नंबर काफी कम था उसमें। तो जब एलिफेंट ने यहां पे इस बुश के ऊपर अपना पांव रख दिया, तो ये जो रेड कलर्ड बीटल्स थे ये खत्म हो गए, ठीक है। इनका नंबर क्या हो गया, द नंबर डिक्रीज्ड ऑफ द रेड बीटल्स, यहां लिखेंगे if elephant steps on a bush with
रेड बीटल्स, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अमाउंट ऑफ द नंबर amount of red beetle decreases comparatively। अगर आप देखो पहले क्या था, ब्लू और रेड का नंबर लेट्स से सेम था, अभी क्या हो गया, the amount of red beetle decreases and the population of blue beetle is going to increase। The population of the blue beetle is going to increase, ठीक है। तो यहां पे जो नेचुरल सिलेक्शन हुआ, मतलब यहां पे एलिफेंट फुट ने काम क्या किया, एज अ नेचुरल सिलेक्शन काम किया, बट उसमें जो कैरेक्टर आया, कौन सा, ब्लू बीटल का कैरेक्टर या जो ब्लू कलर है बीटल का, दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर सर्वाइवल। ये जो ब्लू कलर है या फिर ग्रे कलर बीटल आप कंसिडर, कोई भी कलर का बीटल कंसिडर करो एक्सेप्ट द ग्रीन कलर बीटल, ओके। ग्रीन कलर तो बेनिफिशियल था, बट ये जो ब्लू कलर हुआ, नेचर ने जो ब्लू कलर को सिलेक्ट किया यानी केस में, दैट इज नॉट गोइंग टू बी द बेनिफिशियल कैरेक्टर, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं blue colored beetle has no survival benefits like ग्रीन कलर बीटल्स, ठीक है। तो यहां पे जो नेचुरल सिलेक्शन था वो एलिफेंट फुट ने सब पाँव रख दिया, तो खाली आपके रेड वाले चले गए, ब्लू वाले बच गए, बट ब्लू वाला भी जो कलर्ड बीटल है उसको कोई बेनिफिट नहीं है, उसके पास कोई सर्वाइवल का चांस नहीं है, नो सर्वाइवल बेनिफिट्स लाइक द ग्रीन कलर्ड बीटल, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, जो रेड कलर्ड बीटल्स की कॉलोनी थी वो खत्म हो गई, ठीक है। So blue colored beetle has no survival benefits like the green colored beetles, ठीक है। तो यहां पे ये जो फिनोमिना है, दिस इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसे क्या कहा जाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो यहां पे एक पॉइंट तो ये है, रेड बीटल कॉलोनीज एक्सटिंक्ट, खत्म हो गई कंसिडर करें, या रेड बीटल कॉलोनीज डिक्रीज, ठीक है। प्लस जो कैरेक्टर आया ब्लू कलर्ड बीटल वाला वो कोई सर्वाइवल बेनिफिट नहीं दे रहा है, ओके। सो दिस इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। और जेनेटिक ड्रिफ्ट में आपको हमेशा याद रखना है, इट इज ओनली observed in small population। किसमें देखने को मिलेगा, सिर्फ स्मॉल पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा, बड़ी पॉपुलेशन में ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इज इट क्लियर। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या हुआ, एक तो पूरी बीटल की कॉलोनी जो रेड कलर थी वो खत्म हो गई, प्लस जो कैरेक्टर बचा, जो कैरेक्टर सिलेक्ट हुआ नेचुरली, वो कैरेक्टर से बीटल्स को कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। थर्ड केस देखते हैं, कौन से बीटल्स से, रेड बीटल्स से। अब नाउ लेट्स से द बुश, जिसके ऊपर बीटल्स फीड करते थे, वो बुश में प्लांट डिसीज हो जाता है, ठीक है।
the bush suffers from a plant disease, जिसकी वजह से the bush is not able to grow properly. तो जो ये बीटल्स फीड करते थे बुश के ऊपर, उनको बराबर से न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, बराबर से खाना नहीं मिलेगा, तो जो बीटल्स है उनकी ग्रोथ रुक जाएगी. दे वुड स्टार्ट गेटिंग स्लिम, पतले हो जाएंगे ना अगर खाना नहीं मिलेगा तो. ठीक है, तो दे वुड गेट स्मॉलर इन साइज. ठीक है, because of the plant disease the beetles are not getting enough amount of food, so their body size, morphological characters are going to shrink. They're going to shrink in the size. ठीक है, फिर क्या हुआ, आफ्टर सम जनरेशन फिर से प्लांट डिसीज ठीक हो गया एंड द बुश स्टार्टेड ग्रोइंग प्रॉपर्ली. तो जब बुश स्टार्टिंग ग्रोइंग प्रॉपर्ली तो बीटल्स को फिर से जो न्यू जनरेशन थे उनको खाना अच्छे से मिलने लगा, जिसकी वजह से दे अगेन बिकेम लाइक द नॉर्मल साइज, हेल्दी. ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ कि बुश का जो फिजिकल कैरेक्टर था, दैट इज देयर साइज, वो साइज यहां पे क्या हो गई, बिकॉज ऑफ द प्लांट डिसीज द साइज डिक्रीज्ड. बट एज सुन एज द प्लांट रिकवर्ड एंड द बीटल स्टार्टेड फीडिंग ऑन द फूड, ओके, दे अगेन रिटेन देयर ओरिजिनल साइज. Due to plant disease, the beetles had less amount of food to feed. Due to plant disease, the beetles had less amount of food to feed. इसके वजह से क्या हो गया, बीटल्स started shrinking in size. They started shrinking in size. ठीक है, और the size reduced. Plant disease continued for many generations. Plant disease continued for many generation. ठीक है, तो क्या हुआ, many generation तक कंटिन्यू होता गया, तो जिसकी वजह से the new generations of beetle also had less food to eat. So the size also remained small. So the size also remained small. ठीक है, तो यहां पे जो साइज की अगर बात करते हैं ना, साइज इज नॉट अ जेनेटिक कैरेक्टर, है ना. आप मोटे हो जाते हो या आप मसल बना लेते हो, दैट इज नॉट अ जेनेटिक कैरेक्टर. ठीक है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट, दैट इज डिपेंडिंग ऑन योर हैबिटेट. इफ आई एम स्टेइंग इन अ फैमिली और अ कॉलोनी और अ सोसाइटी वेयर देयर इज अबंडेंस ऑफ फूड, तो ऑब्वियसली मैं क्या रहूंगा, एकदम हेल्दी हो जाऊंगा. ठीक है, बट इफ आई एम स्टेइंग इन अ सोसाइटी जहां पे खाना ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू बी वेरी स्लिम, वेरी वीक. So this is the same, this is happening with the beetles. ठीक है, so due to plant disease the beetles had less amount of food to feed on. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, beetles started shrinking in size. Plant disease continued for many generations. The new generation of the beetles also had less food to eat, so their size also remained small. अब क्या हुआ, after some generations or after many generations the plant disease
was healed. So the Beatles have plenty of food to eat now. ठीक है, अब क्या उनके पास plenty of food to eat now, तो क्या होगा? So they regain back their normal healthy size. ठीक है, तो बीटल्स फिर से क्या हो जाएंगे? उनके नॉर्मल जो फिजिकल उनका साइज था उसको रिगेन कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज एन एग्जांपल जहां पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से नेचर अफेक्ट कर रहा है. बट ये जो इफेक्ट है ये फिनोटिपिक है, जीनोटिपिक नहीं है. दिस इज जस्ट अ फिनोटिपिक इफेक्ट. ठीक है, सो इट्स ओनली अ फिनोटिपिक वेरिएशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म विथ आइडेंटिकल जीनोटाइप. ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव अहेड. नाउ यहां पे आपने तीन टर्म देख लिया, एक तो नेचुरल सिलेक्शन देख लिया, एक वेरिएशन देख लिया और एक जेनेटिक ड्रिफ्ट देख लिया. नाउ टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, तो जो डार्विन है, डार्विन द फादर ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन, चार्ल्स डार्विन, फादर ऑफ एवोल्यूशन, अगर इनकी बात करते हैं तो इन्होंने क्या बोला था कि यार लाइफ इवॉल्व फ्रॉम सिंपल फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म. अकॉर्डिंग टू हिम लाइफ इवॉल्व फ्रॉम सिंपल फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म. ठीक है, ये इन चार्ल्स डार्विन ने बोला, as termed as the father of evolution, but he was not able to find out the origin of life. He was not able to explain the origin of life. Was not able to explain origin of life. ठीक है, वो ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ठीक है, सो ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए एक जो ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट था हाल्डेन, जेबीएस हाल्डेन, जेबीएस हाल्डेन, a British biochemist, proposed that life must have originated from organic compounds, inorganic molecules, and formed the organic molecules. ठीक है, तो according to JBS Haldane, a British biologist and biochemist, it's okay, I'm not putting it. According to him, that life must have originated from simple inorganic molecules. क्या बोला इन्होंने? Life must have originated from simple inorganic molecules. ठीक है, सो डार्विन इज फादर ऑफ एवोल्यूशन बट ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ. ठीक है, तो एक जो दूसरे बायोकेमिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला, जीबीएस हाल्डेन जिनका नाम था, उन्होंने बोला कि लाइफ मस्ट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. अब ये बात सुनने के बाद देयर आर टू अदर साइंटिस्ट, यूरी एंड मिलर, उन्होंने क्या किया, एक सेटअप तैयार किया.
they created a setup based on the thinking of Jabez Haldane and they tried to prove कि किस तरीके से लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ था. ठीक है. सो यूरी एंड मिलर सो एक सेटअप उन्होंने बनाया. This is a setup by Uriel Miller. ठीक है. और ठीक है. Okay, this was the setup of Uriel Miller. यहाँ पे what they did is they took a burner और यहाँ पे they took a solution of methane. They took a solution of hydrogen, ammonia, methane, hydrogen sulfide. यहां मैं लिखता हूं हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, मीथेन, ओके, एंड हाइड्रोजन. और याद रखना आपको यहां पे देयर वाज नो ऑक्सीजन. मैं अब रेड में लिखता हूं नो ऑक्सीजन. ये पूरा जो सेटअप था वो एयर टाइट था, यहां पे ऑक्सीजन नहीं था. ठीक है. तो इसको हीटअप किया तो क्या हुआ, this all they converted into vapor and they started traveling through this tube. ठीक है. यानी ट्यूब में आने के बाद they enter this chamber. This chamber consists of electrodes. क्या लगे यहां पे, there is presence of electrodes. ठीक है. तो electrodes दिखाते हैं अपन. ये क्या करेंगे, करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे. When this vapor they reach this section, तो यहां पे क्या होगा, जो वेपर्स है उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी. अब इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास करी जा रही है, बिकॉज इन दी अर्लियर टाइम्स अर्थ के ऊपर देयर यूज्ड टू बी लॉट ऑफ लाइटनिंग. ठीक है. मैं लिखूंगा यहां पे. ठीक है. लाइटनिंग एंड थंडरिंग काफी होती थी. तो यहां पे जो लाइटनिंग है उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ये इलेक्ट्रोड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और फिर दे पास थ्रू दिस ट्यूब अगेन. यहां पे क्या लगा हुआ है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ कंडेंसर. यहां पे किस चीज का प्रेजेंस है, कंडेंसर का प्रेजेंस है, जिसकी वजह से
ये चीजें क्या हो जाएगी, दे वुड गेट कंडेंस्ड, ठीक है, और फिर वापस दे आर सेंट बैक टू दिस चैम्बर जहां पे उनको हीट किया जाएगा, और हीट करने के बाद फिर से दे वुड कम टू दिस चैम्बर, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाएगी, फिर कंडेंसर के पास जाएगा. सो दिस सेटअप वाज प्रिपेयर्ड, दिस सेटअप इज एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिंग द कंडीशंस ऑफ प्रिमिटिव वर्ल्ड. ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहां पे दिस सेटअप ऑफ Urey and Miller. These are the name of two scientists, Urey and Miller. ठीक है, ये किस चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, सेटअप ऑफ Urey and Miller is demonstrating or is demonstrating the प्रिमिटिव अर्थ. ठीक है, प्रिमिटिव अर्थ जो था उसके पास ऑक्सीजन नहीं था, तो इट वाज प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर देयर वाज एनाएरोबिक कंडीशंस, देयर वाज एनाएरोबिक कंडीशंस ऑन द प्रिमिटिव अर्थ. ठीक है, तो जो सेटअप था, ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है किसका, टू साइंटिस्ट यूरी एंड मिलर बेस्ड ऑन द कांसेप्ट्स ऑफ हाल्डेन. ठीक है, तो ये क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ये प्रिमिटिव अर्थ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है जहां पे एनारोबिक कंडीशन थी, इसलिए मैंने क्या लिखा, नो ऑक्सीजन, बाकी की चीजें अवेलेबल थी. ठीक है, दूसरा क्या है यहां पे, ह्यूज थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग यूज्ड टू टेक प्लेस. पहले तो लिखेंगे ह्यूज वेरिएशन in temperature used to occur. That means रात के टाइम पे काफी ठंडा होता था, नाइट टाइम एक्सट्रीम कोल्ड अर्थ के ऊपर, और दिन के टाइम पे एक्सट्रीम हॉट. So night time it was extreme hot, extreme cold, and daytime it was extreme hot. ठीक है, तो एक्सट्रीम हॉट के लिए आप क्या कर रहे हो, यहां पे आपने बर्नर यूज किया है जो गर्म कर रहा है चीजों को, और एक्सट्रीम कोल्ड के लिए आप यहां पे क्या यूज कर रहे हो, आप कंडेंसर यूज कर रहे हो. दिस इज अ कंडेंसर. ठीक है, और ये क्या है, दिस आर द इलेक्ट्रोड्स जो क्या कर रहे हैं, लाइटनिंग का इफेक्ट दे रहे हैं. ठीक है, तो यहां पे मैं इसको रब करता हूं. एक्सट्रीम लाइटनिंग एंड थंडरिंग यूज्ड टू occur. ठीक है, so that is represented by this chamber. तो ये क्या किया, प्रिमिटिव वर्ल्ड का सेटअप तैयार किया, and this whole setup was continued to run for weeks. Whole setup was continued to run for a week. ठीक है, एक वीक तक इसको कंटिन्यूसली चलने दिया. आप क्या गर्म कर रहे हो, अमोनिया है, आप मीथेन है, ठीक है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, जो चीजें पहले अर्थ की सरफेस के ऊपर अवेलेबल थी, उन सब चीजों को आप गर्म कर रहे हो, गर्म करके आले चैम्बर में भेज रहे हो, यहाँ पे लाइटनिंग हो रही है, फिर उसे कंडेंस कर रहे हो, रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है. सो आफ्टर अ वीक व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड, सो आफ्टर अ वीक ये जो कंडेंसर वाला चैम्बर था, यहां पे देयर वाज अवेलेबिलिटी ऑफ द वेरी बेसिक मटेरियल, दैट इज
द अमीनो एसिड्स। किस चीज का, क्या चीजें देखने को मिली? सो मैं अब रब करूंगा। After a week, after a week, of running the setup, running the experimental setup, it was observed that trace amount of amino acids are obtained। ठीक है, मतलब अमीनो एसिड का फॉर्मेशन मिला, और अमीनो एसिड जो है ये किस चीज का फॉर्मेशन करती है? अमीनो एसिड फॉर्म करते हैं प्रोटीन्स। काफी सारी अमीनो एसिड्स मिलके किस चीज का फॉर्मेशन करेगी? प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेगी। और ये प्रोटीन्स किसका फॉर्मेशन करेंगे? ये प्रोटीन्स को कहा जाता है, दे आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। द प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। तो आपने यहां पे पता लगा लिया कि यार अमीनो एसिड बनता है किसकी मदद से? अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन की मदद से। विदाउट द ऑक्सीजन वी आर एबल टू ट्रेस डाउन द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड बाय द सेटअप ऑफ यूरी मिलर। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये जो एक सिंपल सा सेटअप था किसका? यूरिन मिलर का, विच वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ हाल्डेन। ठीक है, एंड यूरिन मिलर वर एबल टू डिटेक्ट द ट्रेस अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, and amino acids are the basic material which leads to the formation of proteins, and proteins lead to the formation of the building blocks of the human body. So hence they were able to find out, ठीक है, कि यार अर्थ के ऊपर किस तरीके से अनएरोबिक कंडीशंस में भी अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ था, और यही अमीनो एसिड अभी अपने स्ट्रक्चर में भी है, अभी अपने बॉडी के अंदर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज अ वेरी सिंपल बेसिक आइडिया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यूरी मिलर्स एक्सपेरिमेंट was based on the idea of Urey Miller experiment was based on the idea of Haldane. ठीक है, सिंपल एंड इजी, डन। तो आज के लेक्चर में आपने क्या क्या देखा? सो आज के लेक्चर में वी हैव टॉक्ड अबाउट वेरिएशन, we have talked about genetic drift, and we have talked about natural selection, and we have talked about the Urey Miller's experiment based on the idea of Haldane, ठीक है, which indicates the formation of amino acid. क्या indicate कर रहा है ये? This is indicating the formation of amino acid from methane, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, और क्या था? हाइड्रोजन, and we can also take water vapors. ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने आज डिस्कस किया है।
ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स किसको कॉपी कर रहे थे, इलेक्ट्रोड्स आर मिमिकिंग द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग को मिमिक कर रहे हैं। कंडेंसर किसको मिमिक कर रहा है, इट इज मिमिकिंग द लो टेम्परेचर, जैसे मैंने बताया रात को काफी ठंडी हो जाती थी। और यहाँ पे बर्नर किसको मिमिक कर रहा है, हॉट टेम्परेचर को, दिन के टाइम में एक्सट्रीम हॉट होता था। मतलब जो अर्थ की सरफेस के ऊपर जो मटेरियल्स थे, जो कंपाउंड्स थे, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, वाटर वेपर्स, दे हैव टू गो थ्रू दिस टू डिफरेंट atmosphere, two different conditions, one is extreme hot, one is extreme cold, and lightning and thundering. ठीक है, so I'll keep this much for the lecture. In the next lecture we'll move ahead and we'll talk about new details regarding the chapter. I hope आपको समझ में आया, ठीक है। If you have any doubts you drop me a message, ठीक है, I'll give you a reply. Thank you so much.